सहसपुर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बड़ी सौगात। मिट्टी बेरी परवल मार्ग का किया गया शिलान्यास। कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब। उत्तराखंड में पहाड़ी संस्कृति के बहाने तीखी जुबानी जंग हुई शुरू। हरक सिंह रावत बोले, भाजपाइयों के सिर पर नाचूंगा। चमोली का पलटवार, हमें भी आता है घड़ियाला। बेरीनाग में अधिकारियों की लगी क्लास। जन जन के द्वार शिविर में जनता का भारी गुस्सा फूटा। एसडीएम ने मौके पर ही किया कई समस्याओं का समाधान। पहाड़ की सेहत सुधारने की बड़ी मुहिम। 5 मेडिकल कॉलेज और 13 जिला अस्पताल हाईटेक हुए। स्वास्थ्य सचिव ने दिए व्यवस्थाओं को सुधारने के सख्त निर्देश। रुद्रप्रयाग के छात्रों को महंगा पड़ा स्वैग। हाईवे पर चलती गाड़ी से जानलेवा स्टंट। वायरल वीडियो देखकर पुलिस ने काटा भारी भरकम चालान। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां पर 6 आईएएस अफसर 5 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल बताया जा रहा है, जहां पर आईएएस संजय कुमार सिंह का नाम सामने आया, जिन्हें अब निदेशक सेवा योजना का चार्ज हटा दिया है। आईएएस नरेंद्र सिंह भंडारी एसीईओ पर्यटन विकास परिषद बने हैं। आईएएस विनोद गिरी गोस्वामी अपर सचिव आवास बनाए गए हैं। आईएएस प्रतीक जैन जीएमवीएन एमडी बनाए गए हैं। आईएएस विशाल मिश्रा डीएम रुद्रप्रयाग बनाए गए हैं। गिरधारी रावत अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बने हैं। सुरेश जोशी का नाम भी सामने आया, जिनको अपर सचिव जनगणना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कविंद्र सिंह अपर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग बने हैं। त्रिलोक मर्तेलिया से भी आयुक्त गन्ना चीनी का चार्ज हटा दिया गया है। ऐसे में त्रिलोक सिंह को एमडी शुगर मिल किच्छा का चार्ज दे दिया गया। अब्ज वाजपेयी का नाम भी सामने आया, जहां एमडी शुगर मिल किच्छा का चार्ज हटा दिया गया है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी बनाए गए हैं अब्ज वाजपेयी। तो ये बड़ा फेरबदल बताया जा रहा है, जहां पर 6 आईएएस 5 पीसीएस अफसरों के नाम सामने आए हैं, जिनका तबादला कर दिया गया है। जो चार्ज वो पहले संभाल रहे थे, जो जिम्मेदारी वो पहले संभाल रहे थे, उनको उससे मुक्त करते हुए एक नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंप दी गई है। हालांकि चुनौती भरा जरूर होगा, लेकिन उन चुनौतियों से भी कैसे निपटारा करना है वो भली भांति तमाम दिग्गज जानते हैं, जिसमें 6 आईएएस और 5 पीसीएस अफसर हैं। लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। आईएएस प्रतीक जैन जीएमवीएन एमडी बनाए गए हैं, जहां पर आईएएस विशाल मिश्रा डीएम रुद्रप्रयाग बनाए गए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि गिरधारी रावत का नाम भी सामने आया है, जहां पर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण उनको बनाया गया है। सुरेश जोशी अपर सचिव जनगणना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी बनाए गए हैं अब्ज वाजपेयी, जहां वो पहले जो यहां पर क्रियान्वयन कर रहे थे, जो उनकी कार्य प्रणाली थी, उनको उनके पद से हटाते हुए एक नई जिम्मेदारी यहां पर अब्ज वाजपेयी को सौंपी गई है। संजय सिंह से भी जो पदभार था वो हटा दिया गया। दीपिका भंडारी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दीपिका, 6 आईएएस 5 पीसीएस अफसरों के तबादले, क्या आगे और भी इस सूची में नाम एड ऑन हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आईएएस और पीसीएस के तबादले हुए हैं, ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि देखिए विधानसभा का चुनाव जो है वो आने वाला है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है अप्रैल से, और साथ ही नंदा राज्य यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जी। जिस तरीके से हमने देखा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तमाम जगहों पर डीएम की शिकायतें आ रही हैं। तो ऐसे में ये तबादले थे जरूरी हो गए थे, और लंबे समय से ये सुनने में आ रहा था कि शासन जो है वो बड़े स्तर पर तबादले करने वाला है। देखिए, इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो प्रतीक जैन का है, जो कि रुद्रप्रयाग के डीएम रहे, और 1 साल से भी कम समय का उनको समय जी। रहा जब उन्होंने डीएम की कमान संभाली रुद्रप्रयाग में। और पहले पहले उनके कामों की जमकर तारीफ हुई, लेकिन इन दिनों जो अगस्त मुनि का जो मामला चल रहा है, उसमें जो विवाद हुआ, लोगों में जो गुस्सा देखने को मिला, और जिस तरीके से झड़प उनकी लोगों की जो है शासन प्रशासन के अधिकारियों पुलिस अधिकारियों से हुई थी, उसके बाद यही अंदेशा जताया जा रहा था कि हो सकता है रुद्रप्रयाग के डीएम बदले जाएं। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। रुद्रप्रयाग के डीएम को वहां से हटा दिया गया है चार्ज, और उनको जीएम जीएन का जो निदेशक है वो बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत ये दे दिया है शासन ने कि अगर जनता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा, जनता के साथ अगर आपने मेल जोल करके आगे नहीं काम किया, तो आपको जो है कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ठीक प्रतीक जैन जो कि डीएम रहे, उनको इसीलिए हटाया गया है। इसमें तमाम ऐसे बिल्कुल, नाम देखिए हैं प्रतीक जैन जिनसे की जगह विशाल मिश्रा को रुद्रप्रयाग का डीएम बना दिया गया है। लेकिन दीपिका, सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से बड़ा फेरबदल किया गया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण इन तमाम दिग्गजों के सामने होगा। जहां पर 6 आईएएस 5 पीसीएस अफसर है, वो चुनौती कौन सी है जिसका सामना आने वाले वक्त में ये कर सकते हैं?
जी, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं देहरादून डीएम है, वो जनता के साथ जिस तरीके से मेल-जोल करके काम कर रहे हैं, ऐसे में प्रत्येक जो डीएम है, चाहे वो एसएसपी है, उनको मेल-जोल के काम करना पड़ेगा जनता के साथ और व्यवहार जो है वो कुशल तरीके से जो है अपनाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं, अभी सुनने में ये भी आ रहा है जी, कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं, यानी कि जो कप्तान हैं, वो बिल्कुल। बदले जा सकते हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, ऐसे में जो बड़े जिले हैं 2 से 3 जिले हैं, उनके कप्तान भी बदल सकते हैं और देखिए जिस तरीके से जो डीएम है या कप्तान है या जिनको चार्ज दिया गया है उनको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि देखिए महाकुंभ शुरू हो रहा है 2027 में महाकुंभ है और साथ ही विधानसभा का चुनाव है ऐसे में सरकार के आगे एक बड़ी चुनौती है कि विधानसभा चुनाव को कैसे शांति से निपटाना है और साथ ही महाकुंभ जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था करनी है चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था हो चाहे वो ट्रैफिक पार्किंग की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हैं वो करनी हो तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जो है जिले के डीएम और एसएसपी की होती है और इसी को देखते हुए जो तबादले वो किए गए हैं और आने वाले समय में तबादले हो सकते हैं बड़े स्तर पर ताकि जो किस महाकुंभ है तरह से यहाँ पर राजनंदा यात्रा तबादला होता है या किस तरह का बड़ा एक्शन लिया जाता है, इस पर हर किसी की नजर बहरहाल बनी हुई है। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया दीपिका आपका। वहीं उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है और सख्त शब्दों में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन सख्त निर्देशों का जो असर है वो धरातल पर तुरंत देखने को मिला, जब देहरादून में हत्याकांड के शूटर और उसके सहयोगी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालातों की समीक्षा की है। बैठक में साफ संदेश दिया गया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल किया जाए। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम धामी सख्त, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की उच्च स्तरीय बैठक। राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं, सभी प्रकार के अपराधों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। पुलिस को सक्रिय और परिणामोन्मुखी कार्रवाई के आदेश, हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश। सीएम ने कहा कि पुलिस सक्रिय दिखनी चाहिए और कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर उसका असर नजर आना चाहिए। पूरे देश में बहुत सख्ती से उस पर काम किया जाएगा और कहीं पर भी किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के तुरंत बाद देहरादून पुलिस एक्शन में नजर आई। हाल ही में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर और उसके सहयोगी को ट्रेस कर घेराबंदी की। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि अब उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को और अधिकारियों को ये साफ तौर पर निर्देशित किया कि जो अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो संवेदनशील एरियाज हैं वहां पर गश्त बढ़ाई जाए, इसके साथ साथ अपराधों पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। किसी भी हालत में कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके का अपराधी हो, अगर उसके साथ कोई और भी संलिप्त है तो उसकी भी जवाबदेही तय होगी और किसी भी हालत में प्रदेश के अंदर इस तरीके के अपराध अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने खुद को घिरता देख भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। देहरादून की ये मुठभेड़ सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस सख्त प्रशासनिक रुख की एक झलक है जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों के सामने रखी। एक तरफ मुख्यमंत्री की सख्त हिदायतें, दूसरी तरफ मैदान में पुलिस की त्वरित कार्रवाई। ये साफ संकेत है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। अब देखना होगा कि इस सख्ती का असर प्रदेश में अपराध के ग्राफ पर किस तरह से पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां पर महाशिवरात्रि के खास अवसर पर नीलकंठ महादेव मंदिर में उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। दरअसल सीओ श्रीनगर अनुज कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैदल और मोटर मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए 150 अतिरिक्त पुलिसकर्मी और पीएसी की 2 कंपनियों को तैनात किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग और ट्रैफिक प्लान भी तैयार है। प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा रूट का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर चौक पॉइंट है वो देखे गए। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था और यात्रियों के लिए सुविधाएं, उनका मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया और मंदिर प्रांगण की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। तो कितनी पोस्ट तैनात की गई है? मतलब कितने सेक्टर और जोन में बटा? देखिए, अभी इसको अलग अलग सेक्टर और जोन में बांटा गया है, जिसमें हमने बाहर से भी फोर्स बुलाई गई है, जिसमें 4 हमने निरीक्षक एक्स्ट्रा बुलाए हैं और हमारे 24 एसआई आए हैं बाहर से।
साथ ही साथ हमारी जो एक कंपनी पीएससी हमारे पास ऑलरेडी है, एक कंपनी हमने मांग की है, साथ ही जल पुलिस का कंपनी। ऋषिकेश के समीप गंगा भोगपुर में वन गुर्जर समुदाय के पारंपरिक सेला पर्व की अद्भुत झलक देखने को मिली है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर उदय शंकर ने नारियल की रस्सी खोलकर इस अनूठे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान गुर्जर संस्कृति, हस्तशिल्प और शुद्ध डेयरी उत्पादों की प्रदर्शनी ने सबका मन मोह लिया। सरकार अब इन परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बैंक लोन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने की तैयारी कर रही है। वहीं कार्यक्रम में जुटे वन गुर्जरों ने सरकार से उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग उठाई। गोजरी समुदाय के जो लोग हैं ये घुमंतु लोग होते हैं और इनका जो महत्वपूर्ण रोल है वो पर्यावरण संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उसको ये लोग बहुत हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे एनवायरमेंटल संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का। तो इनके जो पारंपरिक तरीके हैं पशुपालन और रहन सहन के और कई सारी पद्धतियां हैं, उनको ये जीवित रखे हुए हैं। ये एक जीवित धरोहर है हम लोगों के लिए। तो इनका संरक्षण, इनको सहयोग देना, इनको मुख्य धारा में लाना विभागीय योजनाओं के माध्यम से हम लोगों का कर्तव्य बनता है। इसलिए हम आज इनके इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम का जो आयोजन करने की जो मेन थीम है वो है IBRP 2026, जो यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है डिक्लेरेशन ईयर्स है 2026 घुमंतु पशुपालकों के लिए, घुमंतु पशुपालक और जो है पेस्चर लैंड के लिए। और उसकी जो थीम है फरवरी की वो है भैंस पर। तो क्योंकि वनगुजर जो समाज है वो इंडिजिनस ब्रीड पालता है गोजरी, तो उसीलिए ये फरवरी में जो है कार्यक्रम है। और इसमें जो है वनगुजर समुदाय के जो पहनावे हैं, वनगुजर समुदाय के खान पान के जो बर्तन हैं, वनगुजर समुदाय का जो हैंडीक्राफ्ट है, वनगुजर समुदाय का जो ट्रेडिशनल माइग्रेशन रूट्स है और उनकी जो जीवन शैली है, उन सबको हम हमारे साथियों द्वारा, समाज के साथियों द्वारा जो है इसमें जो है प्रदर्शित करने का काम किया है और खुला एक मंच दिया गया है ताकि इस पूरी साझी संस्कृति को कैसे जो घुमंतु समुदाय हैं जिनका पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, उसको कैसे सबके सामने लाया जाए, उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाया जाए और अपना जीवन यापन करते हुए उनको जो परेशानियां होती हैं, जो उनके अधिकारों को न मिलने की एक प्रक्रिया है, उसको भी कैसे सामने लाया जाए और उनके ऊपर, उनके लिए कोई एक पॉलिसी बने, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए कोई एक प्लान बने, स्कीम बने, उनकी आजीविकाओं को बचाने के लिए कोई स्कीम बने, प्लान बने। उन्हीं सब चीज़ों के लिए ये कार्यक्रम किया गया। अब बात करते हैं अगली खबर की। ढाबों पर अवैध वसूली करने पहुंचे फर्जी श्रम परिवर्तन अधिकारी को लोगों ने शक होने पर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी है। जहां अपना राज खुलता देख फर्जी श्रम परिवर्तन अधिकारी लोगों को चकमा देकर फरार भी हो गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला डोईवाला क्षेत्र के माजरी ग्रांट गांव का है, जहां मामले की सूचना पर श्रम विभाग के आनंद कुमार मौके पर पहुंचने पर पूरी जानकारी ली गई है। अब बात करेंगे देहरादून से मिल रही अगली बड़ी खबर की, जहां देहरादून में हत्या की वारदात के हल्द्वानी में भी डबल मर्डर हुआ है। इस घटना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधना शुरू किया। अब गणेश गोदियाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। कितना अफसोसजनक है। कल जब ये घटना घटी तो उसके बाद आपको पता है प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट ने जाकर फिल्म देखी। ठीक है, जिस प्रदेश में रोज हत्याएं हो रही हों और उस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को फिल्म देखने का कैबिनेट के साथ टाइम मिल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री इन घटनाओं को रोकने के लिए कितने गंभीर हैं। प्रश्न ये है, स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री और सरकार घटनाओं को रोकने में नाकाबिल हैं और उनका प्रयास भी किसी रूप में गंभीर नहीं दिखता है, वो सहज हैं। कितना अफसोसजनक है। हरिद्वार के स्कूलों में अब फुटबॉल का जादू सिर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की खेल प्रोत्साहन योजना के तहत जनपद के 290 विद्यालयों में फुटबॉल का वितरण किया गया। साथ ही नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आतिश चौहान ने स्कूलों के प्रतिनिधियों को खेल सामग्री भी वितरित की है। इस दौरान विधायक ने जोर दिया कि किताबी ज्ञान के साथ शारीरिक विकास भी बेहद जरूरी है और फुटबॉल जैसे खेल छात्रों में अनुशासन और टीम भावना पैदा करते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारना है। लगभग 10 लाख
आज फुटबॉल फॉर स्कूल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, फीफा और साइंस, यानी कि फीफा और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश भर के अंदर फुटबॉल को बढ़ावा देने की दृष्टि से लगभग 10 लाख फुटबॉल का डिस्ट्रीब्यूशन माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय एचआरडी मिनिस्टर जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। आज हमारे यहाँ माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी आए हैं। फुटबॉल वितरण का समारोह जो था, विभिन्न विद्यालय के बच्चे भी आए थे और ये प्रोग्राम जो है फीफा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में यहाँ पे चलाया गया है और करीब 40 स्कूल में ये फुटबॉल वितरण जो है माननीय विधायक जी करेंगे और जिसके तहत जो खेलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि हमारा इंडिया जो रहे, मतलब हम जो एक मूवमेंट चला रहे हैं फिट इंडिया हिट इंडिया, तो हम अपने इंडिया में फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छे हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। उत्तराखंड के बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों के आवंटित सांसद निधि की दिसंबर 2025 तक केवल 18% धनराशि ही खर्च हो पाई है। अब सांसदों की ओर से प्रस्तावित कई काम तो अभी स्वीकृत ही नहीं हुए हैं। अब आरटीआई से मिली जानकारी से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी सांसदों ने 18% निधि ही की खर्च। चुनाव के इंतजार में बैठे गोदियाल का तंज। पीसीसी अध्यक्ष ने बीजेपी सांसदों पर निशाना साधा। समय पर सांसद खर्च करेंगे निधि, बीजेपी ने कहा। उत्तराखंड के बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों की आवंटित सांसद निधि की कुल धनराशि में दिसंबर 2025 तक केवल 18% धनराशि ही खर्च हुई है। इसमें पूरे कामों और चल रहे कामों पर खर्च धनराशि शामिल है। सांसदों की ओर से प्रस्तावित 232 काम अधिकारियों ने स्वीकृत ही नहीं किए हैं और स्वीकृत कार्यों में से 87 काम दिसंबर 2025 तक शुरू भी नहीं हुए हैं। ये खुलासा सांसद निधि के नोडल विभाग ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तराखंड कार्यालय से सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी से हुआ है। उत्तराखंड के कुल 8 सांसदों को 95.90 करोड़ की सांसद निधि आवंटित। इनमें 49 करोड़ 5 लोकसभा सांसदों, 46.90 करोड़ 3 राज्यसभा सांसदों को आवंटित। सांसदों को कुल आवंटित धनराशि का दिसंबर 2025 तक 18% ही खर्च। नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट को आवंटित धनराशि का 18% खर्च। टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह ने 14% सांसद निधि खर्च की। पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने सांसद निधि में 0% खर्च किया। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने सांसद निधि से 1% से कम धनराशि खर्च की। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सांसद निधि से 1% से कम धनराशि खर्च की। राज्यसभा सांसदों में नरेश बंसल ने 47% सांसद निधि खर्च की। कल्पना सैनी ने 27%, महेंद्र भट्ट ने 6% सांसद निधि खर्च की। इस आंकड़े के सामने आने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सांसद अभी अपनी निधि खर्च नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव पास आते ही वो निधि खर्च करेंगे और जनता को भरमाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के सांसद जनहित में अपनी निधि को जरूर खर्च करेंगे और सांसद निधि के खर्च की कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और चुनाव के टाइम पे वो पैसा खर्च करेंगे अपने राजनीतिक हितों की साधना करने के लिए। तो चूंकि ये जनता का पैसा है, इसलिए 5 साल में या उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में जिस वित्तीय वर्ष के लिए वो धनराशि आवंटित की गई है, उस वित्तीय वर्ष में वो धनराशि उपयोग होना सुनिश्चित होना चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। सांसद निधि को लेकर के कांग्रेसी बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। भाजपा के सांसद बहुत अच्छे से जानते हैं कि सांसद निधि को कब और कहां खर्च करना है और निश्चित रूप से हर सांसद अपनी पूरी सांसद निधि विकास कार्यों में खर्च करेगा। कांग्रेस के सांसद और विधायकों की तरह कोई भी अपनी सांसद निधि छोड़ के जाने वाला नहीं है। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद के रूप में अपने अब तक के कार्यकाल में बीजेपी सांसदों का सांसद निधि का 18% ही खर्च करने से ये सवाल तो उठ रहा है कि अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए सांसद गंभीर नहीं। अब देखना होगा कि सियासी हित साधने के लिए निधि खर्च करने को प्रदेश के सांसद चुनाव पास आने का इंतजार करते हैं
या इससे पहले निधि खर्चने में तेजी लाकर जनता की विकास की उम्मीदें पूरी करते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत न्याय पंचायत क्वेराली में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को भी उठाया, जहां ग्रामीणों की तरफ से पेयजल किल्लत और खस्ताहाल सड़कों की शिकायतें रखी गई, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आज यहाँ पे प्राथमिक पाठशाला क्वेराली में हमारा न्याय पंचायत का शिविर आयोजित किया गया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत ये बेहद का 8वां शिविर था। इसमें हमें 102 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि तुरंत उन शिकायतों का निस्तारण करके उत्तराखंड की सरकार जन जन के द्वार के तहत लगभग विकासखंड बेरीनाग में अब तक 15 शिविरों का आयोजन है और मैंने प्रायः देखा कि 90% समस्याओं का समाधान तो शिविर में होता है। केवल कुछ शिविर ऐसे बिंदु हैं जो शासन स्तर पर लंबित हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें शीघ्र ही शासन को भेजें ताकि उनका निराकरण हो सके। कालाढूंगी के रामलीला मैदान में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें कालाढूंगी एसडीएम ने शिविर लगाकर जन समस्याओं को सुना। शिविर में सचिव श्रम श्रीधर बाबू अडंकी मुख्य अतिथि रहे। शिविर में कुल 57 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 27 शिकायतों का तुरंत ही समाधान किया गया। तक जो 60 ऑड समस्याएं आई थे, लोगों से मैं खुद बात किया था। ज़्यादातर लोगों का पानी का प्रॉब्लम बता रहे हैं और विद्युत बिल स्मार्ट मीटर को लेके बता रहे हैं। इसी शिविर में आज जो है विभिन्न विभागों द्वारा भाग किया गया और 57 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं शिविर में, जिसमें से 27 शिकायतों का निस्तारण किया गया। लक्सर ब्लॉक सभागार में आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में एसडीएम सौरभ असवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अधिकारियों ने किसानों से पारंपरिक खेती बाड़ी में साइंस और टेक्निकल फॉर्मूलों के समावेश पर फोकस किया। अधिकारियों ने गन्ने की खेती के साथ साथ कम लागत में ज्यादा उत्पादन वाली फसलों की जानकारी दी। तो आज जो ये कृषि दिवस का आयोजन किया जा रहा है, उसमें किसान के विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए जो भी उन योजनाएं चल रही है, यहाँ पर तमाम विभागों ने स्टॉल लगाए गए हैं और योजनाओं की जानकारी हम किसानों तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही जो उनकी समस्याएं हैं या जो भी वो अपने विचार रख रहे हैं। आज जो ये लक्सर ब्लॉक में किसान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें सभी जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं और हमारे सम्मानित उप जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर उपस्थित है और हमारे सभी अधिकारी उपस्थित है। उसमें हमने सभी को ये निर्देश दिए हैं कि जो उनकी योजनाएं हैं उसकी एक फ्लैक्सी बनाई जाए। ऐसे संबंधित अधिकारियों ने सबने जानकारी अच्छी दी, भाई फसल किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, किसमें ज़्यादा मुनाफा है, किसमें नहीं है। कंटिन्यू एक फसल करना ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं गन्ने की फसल के साथ साथ आप अलग भी फसल कीजिए। लेकिन इस समारोह में आने का पर्पज यही है, मेन किसानों की जो मेन समस्या यही है, मैंने ये बात उठाई भी है कि जो आवारा पशु खेत में घूमने फसल तैयार कर रहे हैं किसान फसल तैयार करने के बाद वो सारा आवारा पशु खा जा रहे हैं। किसान युद्ध स्तर पर उनकी मतलब जो है रखवाली कर रहा है, रात को भी और दिन में भी। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां लोहाघाट ब्लॉक सभागार में किसान दिवस का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में विभागों ने स्टॉल लगाकर किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर चंपावत के मुख्य विकास अधिकारी चंपावत ने किसानों की समस्याओं को गंभीरतापूर्ण तरीके से सुना। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। किसान दिवस मनाया इसलिए जा रहा है कि हम लोग अपनी जो हमारी उन्नत तकनीकें हैं वो किसान तक पहुंचाएं और किसान को भी अपनी बात पूरी रखने का हक है। अगर कोई संसाधन का उपयोग अगर इधर उधर हो रहा है तो उनके लिए या कोई तकनीक उनसे छुपाए वो हो रही है, उनको नहीं मालूम है उसके बारे में, कोई नई फसल पैदा करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी देना। इसी तरह से पशुपालन में जो नई तकनीकें हैं उनका उपयोग, कौन सी हम नस्ल पैदा करें, क्या पैदा करें। इसी तरह से मत्स्य पालन में अपार संभावना यहाँ पर है
और किसानों ने कहा कि हम खेती करने के लिए, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन वेजिटेबल है और पुष्प उत्पादन की जो है अपार संभावना है, उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेने की उन्होंने बात कही है। किसान दिवस के बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगी कि राज्य सरकार की पहल से माह की द्वितीय बृहस्पतिवार को किसान दिवस का आयोजन विकासखंड रोस्टरवार किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज विकासखंड लोहाघाट में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के किसानों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिन्होंने अपनी कृषि, पशुपालन, उद्यान और अन्य विषयों से संबंधित जो समस्याएँ थी किसान दिवस में रखी गई, जिसका जो मौके पर हमारे जिला स्तरीय अधिकारी थे, मुख्य विकास अधिकारी महोदय थे, उनके द्वारा उनका समाधान किया गया। जैसे आपने बताया, आज किसान दिवस पर हम लोग सभी सम्मिलित हुए हैं यहाँ पे, तो जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो समझ में आया है, वो ये है कि सभी लोगों को, जितने भी किसान हैं हमारे, पशुपालक हैं, किसान हैं या फिर कोई टूरिज़्म का काम कर रहा है, सभी लोगों को एक जो विभाग के द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उसके बारे में उनको पूरी तरीके से जानकारी देनी है। उनको क्या क्या हम लाभ मिलते हैं हम लोगों को, उसके बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई जो गांव हैं जो काफ़ी दूर हैं, जहाँ पे रोड नहीं पहुँची हैं या काफ़ी दूर दूर जगह हैं, वहाँ पे किसानों को अभी तक यही नहीं पता है कि हमें सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अब बात करते हैं नैनीताल के जहां कालाढूंगी में अपनी मांगों को लेकर भोजन माताओं ने हुंकार भरी है। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले तहसील प्रांगण में सैकड़ों महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। भोजन माताओं की मुख्य मांग है कि उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए और उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि भी हो। आज देशव्यापी हड़ताल है, पूरे देश में हड़ताल है। जो ट्रेड यूनियन है अपने मांगों को लेके लगातार लड़ रहे हैं। जैसे भोजन माता है, हम भोजन माता 20 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को साफ सुथरे से खाना खिला रहे हैं। तो हमारी जो सरकार अभी हमको न्यूनतम वेतन दे रही है वो 100 रुपये दिन का दे रही है, 3000 रुपये महीने का दे रही है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा न्यूनतम वेतन है वो हमको तत्काल दिया जाए और शिक्षा सचिव का जो मानदेय 5000 आज 5 सालों से जो घोषित मानदेय था उसको तत्काल लागू किया जाए और हमारी जो 12 महीने की का वेतन हमको दिया जाए। समस्या भोजन माताओं की ये है कि हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए, वो भी पूरे 12 महीने का। हमको पूरा वेतन में न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है और स्कूल में भोजन माता, अगर स्कूल बंद हो गया तो बच्चे का